हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। मैं राजा यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 वन शॉट। इस चैप्टर का पूरा निचोड़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एक ही वीडियो में यह पूरा चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है वंशागति का गुणसूत्रीय आधार या द्रव्य मानव अनुवांशिकी। आप इतना भी ये इतना चैप्टर का नाम है, परंतु ये बाद में जोड़ा गया है। वंशागति का गुणसूत्रीय आधार ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। परंतु बाद में फिर से दोबारा ये दो चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर में जिसमें अरिहंत बना दिया गया है, उसमें मानव अनुवांशिकी भी जोड़ दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये प्यारे बच्चों दो चैप्टर अरिहंत मिलाकर एक कर दिया गया है, जिसका नाम है, देखिए पहला तो ये हो गया वंशागति का गुणसूत्रीय आधार, ये पहला हो गया। परंतु बाद में ये भी जोड़ दिया गया है क्या, द्रव्य मानव, ये मानव अनुवांशिकी की ये बाद में जोड़ दिया गया। तो ये अरिहंत में एक ही चैप्टर हो गया। ठीक है, अब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे आज। ठीक है, यहाँ से आज 100% ही आएगा, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन में हम आपको दिखा दें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन 3 नंबर में और 5 नंबर में पूछा गया। ठीक है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये सेट 2023 का है, जीव विज्ञान का है, जिसमें 348 सीके में क्वेश्चन पूछा गया। हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए इस चैप्टर से पूछा गया। देखिए जिफ्ट और एमटीपी का पूरा रूप लिखिए। देखिए कितने नंबर में पूछा गया है, आधा नहीं, 1 नंबर में पूछा गया। देखिए सह प्रभाविता का पूछा गया है 1 नंबर में। उसी प्रकार इसमें देखिए और इसमें भी और भी क्वेश्चन है, हम आपको दिखा 2 नंबर में। और हम आपको दिखा दे रहे हैं कितना पूछा गया। देखिए यहाँ अंतर आरण्य टिप्पणी लिखिए। संकरण और कृत्रिम विधियों द्वारा देखिए कितने नंबर का, 3 नंबर का आया है इस चैप्टर से ना। बहुभ्रूणता हो गया, इसी चैप्टर में है। यहाँ देखिए RDNA हो गया, इसी चैप्टर में है। देखिए कितने नंबर का आया, 3 नंबर का आया है। और हम आपको दिखा दे रहे हैं और 3-4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इतना हमारा पूछा गया था। और हमारे किस चैप्टर से पूछा गया है, देखिए यहाँ देखिए मानव अनुवांशिकी व वंशावली विश्लेषण के पूर्ण व्याख्या कीजिए। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीकों के टिप्पणी लिखिए। कितने नंबर में आया प्यारे बच्चों, देखिए 5 नंबर में आया है। तो हम ऐसे ही नहीं लेकर आते, पूरा हमारा जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछता है उसे आप दूसरा सेट देख लीजिए। यहाँ देखिए दूसरा सेट, यहाँ देखिए 348 GU 2022 का सेट है, इसमें भी पूछा गया है। यहाँ देखिए टीबी के टीके का नाम बताइए, टीबी के टीके का नाम, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग बताइए। ये भी देखिए और दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे। देखिए मलेरिया रोग कैसे फैलता है, ये तो मान लीजिए नेक्स्ट चैप्टर का है। यहाँ देखिए IUD का पूरा नाम, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये भी पूछा गया है। हाँ, अभी हम आपको और दिखा रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे इस साल पूछे गए थे और 2022 से 23 से लगभग पूछे ही जा रहे हैं। यहाँ देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग 3 नंबर का है। मानव स्वास्थ्य, ये तो मान लीजिए इसके बाद चैप्टर है, उसमें पूछा गया है। देखिए और यहाँ देखिए 5 नंबर का यहाँ से पूछा गया है, क्या मेंडल के प्रभाविता के नियम के पृथक्करण के नियम। तो बच्चों ये चैप्टर आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकता है, आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं पेपर के माध्यम से। ठीक है, आइए चैप्टर का शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन इस चैप्टर से जो पूछे जाएंगे हमारे एग्जामिनेशन में। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यह चैप्टर नंबर 7 वंशागति का गुणसूत्रीय आधार, द्रव्य मानव अनुवांशिक भी हम कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न ही है हमारा, क्या गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम की व्याख्या कीजिए या क्रोमोसोम को बताइए। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों गुणसूत्र क्या होता है। तो सभी जीव की कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, तो जो जितना भी हमारे पास जितना भी जीव होता है, सभी जीव में धागे नुमा, कोशिका के केंद्र में धागे नुमा संरचना होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने किया था, तो गुणसूत्र की खोज सरबर्ग, आप इस तरह भी याद कर लीजिएगा ना, इस तरह याद कर लीजिएगा कि
स्ट्रासबर्गर ने किया था। ये अधिकतर दंडाकार व सर्पिलाकार या तंतुनुमा होते हैं। कौन? गुणसूत्र। गुणसूत्र कैसे होते हैं? तो उनकी साइज होती है दंडाकार, सर्पिलाकार या तंतुनुमा होती है। इसकी लंबाई 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक होती है। सॉरी, यहाँ पर शायद 3 ही है, 3 माइक्रोमीटर तक होती है। ये हुआ हमारा गुणसूत्र जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणसूत्र का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो गुणसूत्र का रासायनिक संगठन क्या होता है, यानी गुणसूत्र किस किस चीज़ से मिला रहता है, उसका भाग किस किस भाग का कितना कितना परसेंट रहता है। आइए उसको हम समझते हैं। गुणसूत्र में 40% डीएनए, 10% आरएनए, कितना 40% डीएनए होता है, 10% आरएनए होता है और 40% हिस्टोन प्रोटीन और 10% नॉन हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ देखिए, जो 40% हिस्टोन प्रोटीन होता है और 10% नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है यही हमारे बताता है कि मतलब जैसे कि ये वंशज किस वंशज के हैं, मतलब कि गोरा रंग हो गया, काला रंग हो गया। ये जो हिस्टो प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टो प्रोटीन होता है, यही दिखाता है काले और गोरे में फ़र्क। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा गुणसूत्र की संरचना है। तो आइए हम गुणसूत्र की संरचना को समझते हैं और आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। देखिए, तो ये हो गई हमारा गुणसूत्र की संरचना। आइए देखते हैं गुणसूत्र की संरचना में क्या क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है। आइए हम एक एक करके समझते हैं। ये हुआ हमारा कुछ गुणसूत्र संरचना जो इस सर्पिलाकार होता है। किस प्रकार होता है? सर्पिलाकार होता है, जिसकी लंबाई 0.5 सेंटीमीटर माइक्रोमीटर से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, ये जो देखिए यहाँ पर जो ये खंड होता है, यहाँ पर ये जो जैसे यहाँ पर मुड़ता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर देखिए टच हुआ ना, तो जैसे ये क्रॉस करता है, इस क्रॉस को ही हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। ये जो जिस मतलब कह सकते हैं जिस नली में ये बंद होता है, उस नली को हम बोलते हैं पेपिकल, पेलिकिल बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए, ये जो हमारे पास ये जैसे ये मटर के दाने हैं, ये बना रहता है ना, ठीक है, उसी में डीएनए में रहता है, उसे हम बोलते हैं आधार द्रव्य। जो आधार द्रव्य होता है, आधार द्रव्य के ही कारण सीआईडी वाले हो गए, फॉरेंसिक लैब वाले हो गए, इसी के कारण ही चेक होता है डीएनए कि यह किस वंशज का है, यह डीएनए मतलब किससे मैच कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जैसे ये संरचना जाती है, तो इस संरचना जहाँ मिलती है उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। परंतु इस संरचना को क्या बोलते हैं? तो इस संरचना को हम बोलते हैं क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर बोलते हैं। फिर जब देखिए, जब पहली बार जब मुड़ा था, तो जब पहली बार जब इसका ये जिगजैग मुड़ा था, तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन। यानी पहली बार ही क्या हुआ था? तो पहली बार मिला था, यानी पहली बार मिलने की क्रिया को ही बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन, और द्वितीय बार मिलने की क्रिया को बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन। और जो जिस डिब्बे में ये बंद होता है, या कह सकते हैं जिस ये आधार द्रव्य में बंद होता है, उस आधार द्रव्य को बोलते हैं हम सैटेलाइट। आप कह रहे होंगे सर इसमें सैटेलाइट होता है, तो हाँ प्यारे बच्चों, इसमें भी सैटेलाइट होता है जो किसी भी वंशज के बारे में बताने का कार्य करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब हम गुणसूत्र को सूक्ष्मदर्शी से, यानी कह सकते हैं माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गुणसूत्र में निम्नलिखित भाग हमें दिखाई देंगे। तो जब निम्नलिखित जो भाग दिखाई देंगे, उस निम्नलिखित भाग को हम क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। तो पहला भाग हमने देखा था तंतुक बोले तो पिलिकिल। अभी हमने देखा ना पिलिकिल। यह गुणसूत्र पतली झिल्ली के समान संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? तो पतली झिल्ली के समान संरचना होती है। ठीक है बच्चों, तो पतली झिल्ली के समान संरचना होती है जो गुणसूत्र को चारों ओर से घेरे रहती है, या कह सकते हैं मतलब कि ढके हुए रहती है। इसे क्या बोलते हैं? तंतुक बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो हमारे गुणसूत्र में पाया जाता है। तो ये हो गया आधार द्रव्य। अभी हमने आपको जितना पॉइंट गुणसूत्र बताया है, वो सारे पॉइंट आपको हम समझाने की कोशिश
करेंगे। तो गुणसूत्र के अंदर जैली समान चिपचिपा तरल समांगी पदार्थ देखिए कैसा, तो जैली समान चिपचिपा व तरल समांगी पारदर्शी पदार्थ होता है जो गुणसूत्र को संघनित करने में सहायता करता है। यानी कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने में सहायता करता है। इसे ही बोलते हैं आधार द्रव्य। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आधार द्रव्य। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्रोमोनिमेटा। आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो आधार द्रव्य में कुंडलित धागे समान दो देखिए दो गुणसूत्री तंतु होते हैं। यहाँ देखिए जैसे ये ऐसे रहता है ना, तो इसमें क्या रहते हैं, दो धागे नुमा संरचना मुड़े रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तंतु होते हैं, जिन्हें हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि यहाँ देखिए जो दो संरचना ऐसे कुछ मिली थी और ऐसे मिली थी ना, नहीं तो हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, ऐसे नहीं बन रहा है तो ऐसे लिख लीजिए कुछ ऐसे। तो ये जो मुड़ी रहती हुई संरचना होती है, ये होता है, यही वाली संरचना को ही बोलते हैं क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बीच में तंतु गहरे होते हैं, देखिए गहरे रंग के होते हैं, जिसे हम क्रोमोमियर कहते हैं। इनकी संरचना व स्थान निश्चित होते हैं। ठीक है, आइए चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, आइए देखते हैं। चौथा पॉइंट था हमारा प्राथमिक संकीर्ण या गुणसूत्र बिंदु। जब गुणसूत्र पदार्थ अत्यंत पतले हो जाते हैं तो उस स्थान को गुणसूत्री बिंदु कहते हैं, और यह जब दोबारा ऐसी संरचना बनाती है तो उसे हम द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं। आइए हम आपको समझा देते हैं अच्छे से प्यारे बच्चों। देखिए जब यहाँ पर पहली बार ये मिलाना, यहाँ पर पहली बार मिला तो इसे हम बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक संकीर्णन। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। फिर जब यहाँ देखिए, फिर से यहाँ देखिए दोबारा जब मिल रहा है तो इसे बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन। मतलब जितनी बार ये मिलता चला जाएगा उतनी बार उसको हम संकीर्णन का नाम बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो जब पहली बार मिलेगा उसे हम बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन, जब दूसरी बार मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे द्वितीयक संकीर्णन। पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा सैटेलाइट। क्या कह रहे बच्चों? सैटेलाइट। तो आइए देखते हैं सैटेलाइट किसे कहते हैं। गुणसूत्र का आखिरी छोर होगा आखिरी छोर गोलाकार छोटी संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना? तो गुणसूत्र का जो आखिरी छोर होता है यानी सबसे निचला सिरा होता है वो गोलाकार होता है, यानी कह सकते हैं कि गोलेनुमा होता है। छोटी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। अब आइए देखते हैं गुणसूत्र के प्रकार। यही मेन पॉइंट होता है गुणसूत्र के प्रकार। इसी में आता है लिंग गुणसूत्र, इसी में आता है कायिक गुणसूत्र, इसी में आता है स्वजात गुणसूत्र। आइए हम देखते हैं करके। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं गुणसूत्र के प्रकार। मेनली गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों मेनली गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं नंबर एक होता है कायिक गुणसूत्र। तो कायिक गुणसूत्र किसे कहते हैं? इसे हम स्वजात गुणसूत्र भी कहते हैं। तो वे गुणसूत्र प्यारे बच्चों कौन से गुणसूत्र? तो वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं लेकिन अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र कहते हैं। ये नर में एवं मादा में समान होते हैं। जैसे हमारा यक्ष गुणसूत्र हो गया, तो ये कोई गुणसूत्र का मतलब कि निर्धारण नहीं करेगा, क्योंकि ये स्त्रियों में यक्ष पाया जाएगा तो जिसको हम बोलते हैं लड़की पैदा होगी। अगर यक्ष वाई मतलब अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं यानी लड़का पैदा हुआ। ठीक है, तो जो यक्ष होता है उस लड़की में भी सेम होता है और लड़का में भी यक्ष होता है जो वो भी सेम होता है। तो ये गुणसूत्र जो यक्ष होते हैं ये किसी भी गुणसूत्र को, ये किसी भी मतलब
नर हो या मादा हो, दोनों में सेम रहते हैं, दोनों में एक एक यक्ष पाया जाता है। परंतु अगर देखा जाए तो मादा में यक्ष पाया जाता है और जो नर होता है नर में यक्ष वाई पाया जाता है। तो परंतु जो दोनों में एक एक तो यक्ष कॉमन है, परंतु वो किसी चीज़ का निर्धारण नहीं करते, इसे हम बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। आइए देखते हैं सेकेंड नंबर, जिसे हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। सेकेंड नंबर क्या है प्यारे बच्चों? हाँ तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं लिंग गुणसूत्र। तब हम इसके पहले हमने कायिक गुणसूत्र देख लिया है, अब आइए देखते हैं लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो जिन गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जैसे कि आपको पता है नर और मादा में अलग अलग होते हैं, नर में अलग गुणसूत्र पाया जाता है, मादा में गुणसूत्र अलग पाया जाता है। जैसे कि नर में अभी हमने बताया था आपको यक्ष और वाई पाया जाता है, तथा मादा में यानी कह सकते हैं स्त्रियों में यक्ष और यक्ष होता है। यही यक्ष और यक्ष वाई ही एक नए शिशु का निर्माण होने में सहायता करता है। इसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लिंग गुणसूत्र। ये जो लिंग गुणसूत्र है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ना पूछिए, इस बार लगभग 3 से 4 सेटों में पूछा गया है, 3 नंबर और 5 नंबर में। ठीक है, जिसमें इससे और इसके माध्यम से हमको इस 5 नंबर में बताया है कि इसके यक्ष और यक्ष वाई के माध्यम से आप मतलब कि आप इसका विवेचना कीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र के कार्य। तो गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं प्यारे बच्चों? तो गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में क्या होते हैं? सहायता करते हैं। मतलब कि जो ये गुणसूत्र होते हैं इसमें एक प्रकार का जीन होता है जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, जिससे ही बोलते हैं कि वो अपने माता पे पढ़ा है, वो अपने पिता पे पढ़ा है, वो अपने नाना नानी पे पढ़ा है, वो अपने बुआ पे गया। ठीक है, तो यही गुणसूत्र क्या होता है? यही जीन्स के कारण ही सब होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति का गुणसूत्रीवाद। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों वंशागति का गुणसूत्रीवाद। तो बावेरी एवं सटन ने 1902 ईस्वी में वंशागति के गुणसूत्री मत का प्रतिपादन किया, यानी कह सकते हैं खोज किया। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे मेंडल के कारकों को जोड़ा समजात गुणसूत्रों के जुड़े पर स्थित होते हैं, यानी जोड़े पर स्थित होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र पर एक कारक उपस्थित होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? वंशागति का गुणसूत्रीवाद। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें आइए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान समजात गुणसूत्र का ही पृथक्करण व स्वतंत्र अभिव्यवन होता है। इसीलिए गुणसूत्र के लक्षण के वाहक होते हैं। मतलब गुणसूत्र समजात और गुणसूत्रों के पृथक्करण स्वतंत्र होने के कारण ही क्या होता है? गुणसूत्र के एक लक्षण दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से चले जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक, तो वंशागति का जीनीवाद। तो TH यहाँ लिख लीजिएगा, ऐसे हमने याद किया था TH। ठीक है, TH थॉमस हांस मॉर्गन ने 1918 ईस्वी में वंशागति का जीनी मत प्रतिपादन किया। तो TH थॉमस ने 1918 ईस्वी में जीनी मत का प्रतिपादन किया, यानी उल्लेख किया। इनके इस खोज पर इन्हें नोबेल पुरस्कार, यहाँ देखिए बच्चों, इसमें पूछा जाता है कि कभी कि किस वैज्ञानिक को जीनी मत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो TH थॉमस जी को दिया गया है, पुरस्कार दिया गया। इनके मत के अनुसार जीन्स माला के मानक के भांति, नंबर 1 जीन्स माला के मानक
नंबर 1, जीन्स माला के मानक की भांति गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में लगे हुए गुणकण हैं। नंबर 2, गुणसूत्र में डीएनए अणु उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र में क्या होते हैं? तो डीएनए अणु उपस्थित होते हैं जो जीन्स को इन्हीं के छोटे छोटे खंडों में क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। नंबर 3, जीन एक भौतिक इकाई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है। यानी कह सकते हैं जीन्स एक प्रकार की भौतिक इकाई होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होती है? जाती रहती है। ठीक है। नंबर 4 क्या कह रहा है? नंबर 4 कह रहा है कि सभी जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्र कहीं अधिक होती है। सभी जीवों में जो जीन्स होता है वो समान नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? इसी के माध्यम से प्यारे बच्चों स्त्री व पुरुष कह सकते हैं नर या मादा का निर्माण होता है लिंग निर्धारण के माध्यम से ही। आइए देखते हैं लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या मादा होगी। अर्थात कह सकते हैं जब लैंगिक जनन होगा तो उसके दौरान जब संतानें उत्पन्न होंगी तो उसमें संतान या तो नर होगी या तो मादा होगी। हमें कैसे पता चलेगा? तो लिंग निर्धारण के कारण ही हमें पता चलेगा। आइए देखते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मानव में लिंग निर्धारण, पक्षियों में लिंग निर्धारण और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण जो होता है प्यारे बच्चों, ये हमारे पेपर में 3-3 नंबर से लेकर 5-5 नंबर तक पूछे गए हैं। हमने आपको इसके पहले दिखा भी दिया है। आइए देखते हैं एक एक कर। पक्षियों में लिंग निर्धारण, पक्षियों में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो आइए हम समझते हैं और देखते हैं। तो पक्षियों का लिंग निर्धारण मानव के लिंग निर्धारण से उल्टा होता है। यानी हम कह सकते हैं तो मतलब कि जो मानव में लिंग निर्धारण होता है यक्स और यक्स वाई होता है, जो ये नर ये मादा होता है, यक्स मादा होती है और यक्स वाई क्या होता है? नर होता है। परंतु ठीक इसके विपरीत जो यक्स होता है वो क्या होता है? वो नर होता है और जो यक्स वाई होता है ये क्या होता है? मादा होता है। किसमें? तो ये मधुमक्खियों में जो लिंग निर्धारण होता है वो ठीक ही मनुष्य के जो लिंग निर्धारण होता है मनुष्य के विपरीत होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो पक्षी का लिंग निर्धारण मानव के लिंग निर्धारण से उल्टा होता है। अर्थात नर पक्षी को यक्स से प्रदर्शित करते हैं तथा मादा पक्षी को यक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। परंतु देखिए यहाँ देखिए हमने आपको बताया ना, जब जो यहाँ देखिए ये पुरुष में अगर होता तो यक्स वाई होता, परंतु ये पक्षी में है इसीलिए इसको यक्स किसको दर्शा रहे हैं? नर को, और यक्स वाई मादा को। तो जब नर पक्षी से यक्स गुणसूत्र और मादा पक्षी से भी यक्स युग्मक आपस में संयुग्मित नहीं मिलते हैं या कह सकते हैं निषेचन होते हैं, तो वह नर पक्षी उत्पन्न होता है यानी यक्स। और जब नर में यक्स और मादा में वाई युग्मक आपस में मिलते हैं तो मादा पक्षी यानी यक्स वाई का निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को पक्षी में लिंग निर्धारण कहते हैं। उम्मीद प्यारे बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? मानव लिंग निर्धारण। आइए देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े होते हैं। यानी कह सकते हैं कि 22 जोड़े मादा में 22 जोड़े नर में समान होते हैं, परंतु जो 23वां गुणसूत्र होता है उसी में डिफरेंट होने के कारण ही नर और मादा शिशु उत्पन्न होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा में एक समान होते हैं, जिन्हें हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं।
तो जो जो 22 गुणसूत्र समान होते हैं उसे नर गुणसूत्र कहते हैं, जबकि 23वां गुणसूत्र नर में यक्ष वाई और मादा में यक्ष होते हैं, जबकि नर में यक्ष और मादा में यक्ष गुणसूत्र होते हैं। अंडाणु व शुक्राणु जिसे हम कहते हैं आपस में संयुग्मित होने से तो होंगे तो पुत्री यानी यक्ष उत्पन्न होगा, और जब यक्ष वाई युग्मक आपस में संयुग्मित होंगे तो यक्ष वाई यानी क्या उत्पन्न होगा, पुत्र उत्पन्न होगा। इसी को मानव में लिंग निर्धारण कहते हैं प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। हमारा पास तीसरा क्वेश्चन है जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। हम जानते हैं कि मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र मादा में पाए जाते हैं, जबकि नर में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे कि हमको पता है नर में 32 गुणसूत्र और मादा में 32 गुणसूत्र और नर में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मधुमक्खियों में जब युग्मक का निर्माण होने लगता है तो मादा के अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी जब युग्मक का निर्माण होने लगता है तो मादा के जो गुणसूत्र होता है, यानी कह सकते हैं अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि नर के वृषण में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र वाले युग्मक अर्थात शुक्राणु और मादा में क्या होते हैं, अंडाणु बनते हैं। जब मादा मधुमक्खी का अंडाणु नर मधुमक्खी के शुक्राणु से संयुग्मित होता है, यानी कह सकते हैं मिलता है, तो मादा मधुमक्खी उत्पन्न होती है। और जब जो अंडाणु निषेचन किए बगैर नए जीव को उत्पन्न करती है उसे ही हम अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन से नर मक्खी उत्पन्न होती है और समसूत्री विभाजन से मादा मक्खी उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। देखिए अब इसको हम आपको समझा दे रहे हैं कि नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी कैसे उत्पन्न होती हैं। ये मान लीजिए 32 हो गया हमारा। फीमेल भी मतलब फीमेल मधुमक्खी में कितना गुणसूत्र होता है? 32, जबकि मेल में होता है 16। देखिए 16 मधुमक्खी में अर्धसूत्र विभाजन हुआ, ठीक है। इसमें भी देखिए समसूत्र विभाजन होगा तो 16 बांट दिए थे। अब देखिए यहाँ से जब मिलेगा 16 तो ये हो जाएगा हमारा 32, यानी कह सकते हैं कि फीमेल भी यानी फीमेल मधुमक्खी बन जाएगा। अब ये 16 जो बनेगा इसमें भी खाली रहेगा, इसमें भी खाली रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा मेल मधुमक्खी। यानी कह सकते हैं इसमें क्या हुआ है, अनिषेक जनन हुआ है, मतलब कोई भी लैंगिक जनन इसमें नहीं हुआ है। तो हमारा क्या निर्माण हुआ, फीमेल यानी कह सकते हैं कि नर मधुमक्खी का निर्माण हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन है जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसको भी हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी जीवधारी में डीएनए में उपस्थित जीनों की अदला बदली हो जाती है, मतलब कि जब कोई जीवधारी में अदला बदली हो जाती है जिससे वह जीव अन्य जीव से कुछ भिन्न हो जाता है। अभी हम आपको समझाएंगे एकदम विस्तार से, चिंता नहीं करिएगा। जिसमें वह मतलब कह सकते हैं कुछ लक्षण भिन्न हो जाते हैं, या कह सकते हैं कुछ लक्षण भिन्न होने के कारण लक्षण को प्रदर्शित करते हैं तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी जब किसी जीवधारी में डीएनए में उपस्थित जीनों की अदला बदली हो जाती है तो वह जीव अन्य जीव के कुछ भिन्न लक्षण को प्रदर्शित करता है, तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। इस शब्द को ह्यूगो डी व्रिज नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो बच्चों आपको पता है उत्परिवर्तन जीन के कारण ही बच्चे जैसे मतलब कह सकते हैं कि बच्चे विकलांग होते हैं, या कह सकते हैं बच्चे अंधे होते हैं, या कह सकते हैं कि बच्चे बहरे होते हैं। तो यही उत्परिवर्तन जीन के कारण ही सब होता है। आइए देखते हैं उत्परिवर्तन बिंदु किसे कहते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे उत्परिवर्तन जन।
उत्परिवर्तन बिंदु किसे कहते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉइंट किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डीएनए के जीवों के स्थान पर जो अदला बदली हो जाती है उसे ही हम कहते हैं उत्परिवर्तन बिंदु। यानी मान लीजिए कोई डीएनए है, तो डीएनए जो होता है, तो डीएनए होता है, उसकी अदला बदली हो जाती है, उसे ही बोलते हैं उत्परिवर्तन बिंदु कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन जन किसे कहते हैं। तो जिन कारणों के द्वारा उत्परिवर्तन होता है उसे ही उत्परिवर्तन जन कहते हैं। जैसे पराबैंगनी किरणें, रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गया, वातावरणीय प्रभाव आदि उत्परिवर्तन जन के कारण ही होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुवांशिक रोग। अब मेन रोग आएंगे, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। आइए देखते हैं जेनेटिक डिसीज। तो ऐसे रोग जो माता पिता से उसकी संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं उसे बोलते हैं अनुवांशिक रोग। यानी जो माता पिता से एक पीढ़ी से, मतलब मान लीजिए कोई माता है वो किसी रोग से ग्रसित है, तो जब दूसरी पीढ़ी आएगी तो उसका पुत्र या पुत्री उस रोग से ग्रसित हो जाएगा, इसे बोलते हैं अनुवांशिक रोग। जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्धनता हो गया, सिकिल सेल एनीमिया हो गया, दात्र कोशिका अतरक्ता हो गया, थैलेसीमिया हो गया, फिनाइल कीटोनूरिया हो गया। ये आदि बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का काम करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है हीमोफीलिया। आइए एक एक करके हम आपको हीमोफीलिया, वर्धनता, सिकल सेल एनीमिया सब समझाते हैं। तो इस रोग को ब्लीडिंग रोग भी कहते हैं। यह रोग सबसे पहले रानी विक्टोरिया के वंशज में देखा गया था। जो देखिए हीमोफीलिया है तो इस रोग को ब्लीडिंग रोग कहते हैं। यह रोग सबसे पहले किसको हुआ था, तो रानी विक्टोरिया के वंशजों को हुआ था। रानी इसका स्वयं वाहक थी, कह सकते हैं रानी खुद इस रोग की वाहक थी, यानी इनको भी यह रोग हुआ था। इस रोग इस रोग में क्या होता है, तो इस रोग में अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो रक्त का थक्का यानी रक्त का स्राव नहीं बनता है, यानी रक्त का स्राव होता रहता है लगातार, और इसीलिए इसे ब्लीडिंग रोग भी कहते हैं, क्योंकि रक्त में उपस्थित पोथाम्बिक प्रोटीन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण रुधिर में थक्का नहीं बन पाता है और लगातार खून बहने के कारण ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसे ही बोलते हैं हीमोफीलिया। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको हीमोफीलिया समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो बताया थे ना आपको, रक्त का थक्का नहीं बनता है और खून क्या होता है, लगातार रक्त बहता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो वर्धनता या हम जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो इस रोग की खोज हॉर्नर वैज्ञानिक ने किया था। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग को पहचानने में असमर्थ होता है, यानी सकते उसको लाल और हरे रंग में देखने में ढंग से मतलब सही से दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन या प्रोटॉन दोष भी कहा गया है, या इसे हम डाल्टनिज्म कहते हैं। ऐसे व्यक्ति डिजाइनर, डेकोरेटर्स एवं जहाज के ड्राइवर, कह सकते हैं रेल के ड्राइवर नहीं बन सकते हैं। जब उन्हें सिग्नल ही नहीं दिखेगा तो जहाज दुर्घटना में ग्रस्त नहीं हो जाएगा, ट्रेन दुर्घटना में ग्रस्त नहीं हो जाएगी। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जहाज कह सकते हैं कि एयरपोर्ट पे नहीं रखा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या था हमने बताया था, तो दात्र कोशिका आरक्तता, जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। आइए देखते हैं, यह एक उपापचयी विकार है जो अप्रभावी सुस्त जीन के कारण हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण आरबीसी जो
रेड ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जो हमारी बैकबोन होती है सिकुड़कर हंसियाकार हंसियाकार हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा काम या मेहनत नहीं करवाना चाहिए। इस रोग की खोज किसने की थी? तो इस रोग की खोज नील एवं बीट नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा पॉइंट जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं फीनल कीटोनेरिया। इस रोग की खोज ए फ्लोनिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस रोग में व्यक्ति को फिनाइल एलेनीन को टायरोक्सिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनीन हाइड्रॉक्सिलेज की कमी हो जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति के रुधिर में फिनाइल एलेनीन एकत्र होने से उस व्यक्ति की बुद्धि अल्प बुद्धि हो जाती है एवं उस व्यक्ति के शरीर में पसीना व यूरिन बदबूदार होने लगता है। इसे क्या बोलते हैं? फिनाइल कीटोनुरिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, थैलेसीमिया किसे कहते हैं? तो थैलेसीमिया ऑटोसोमल उत्परिवर्तन जीन के कारण मानव में होने वाला एनीमिया है, जो बहुत ही घातक होता है, जिसके कारण बाल्यावस्था से ही मृत्यु हो जाती है। थैलेसीमिया एक बहुत ही घातक बीमारी होती है, यह प्रायः बच्चों को होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गुणसूत्री रोग किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। जब किसी मानव के शरीर में एक गुणसूत्र की अधिकता व कमी हो जाती है, यानी कह सकते हैं कि इसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और हम देखेंगे क्लाइफेल्टर सिंड्रोम देखेंगे। तो एक गुणसूत्र की कमी या अधिकता हो जाती है तो उस मानव के शरीर में कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, जिसे गुणसूत्री रोग या विकार कहते हैं। इसे हम कुछ इस प्रकार विभक्त करते हैं। आइए देखते हैं। पहला नंबर है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? डाउन सिंड्रोम रोग किसे कहते हैं? आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। इस रोग की खोज लैगडॉन डाउन यानी इनका नाम क्या था? लैगडॉन डाउन था, इसीलिए इस रोग की खोज क्या रख दिया था? डाउन सिंड्रोम रख दिए थे। तो लैगडॉन डाउन ने 1866 ईस्वी में किया था, इसीलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया। इस रोग में मानव के 21वें गुणसूत्र के एक अतिरिक्त गुणसूत्र की प्रतिलिपि बन जाती है, यानी कह सकते हैं कि जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बौने, सिर व हाथ पैर की उंगलियां छोटी व गोल मटोल हो जाती हैं, मुख खुला हुआ व मंदबुद्धि होता है। इसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। आइए देखते हैं। वह मंद बुद्धि के होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मंगोलियन जड़ता कहते हैं या डाउन सिंड्रोम कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो इस रोग की खोज डॉक्टर हेनरी टर्नर, मतलब जितने प्रकार के वैज्ञानिक हुए हैं उन्हीं के नाम पर अधिकतर खोज के नाम रख दिया गया है। तो इस रोग की खोज वैज्ञानिक टर्नर ने किया था। यह रोग अधिकतर स्त्रियों में होता है, जिसमें एक यक्ष गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जैसे मतलब 44 है प्लस यक्ष है, परंतु जो दूसरा यक्ष होना चाहिए वो अनुपस्थित हो जाता है, यानी रहता ही नहीं है, जिससे उस व्यक्तियों में 45 गुणसूत्र होते हैं। ऐसे स्त्रियों के अंडाशय अल्प विकसित होते हैं, यानी कह सकते हैं उनमें अंडाशय विकसित ही नहीं होते हैं, जिसके कारण वह माता नहीं बन पाती, यानी माँ नहीं बन पाती हैं, और वे जीवन भर संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। इस तीसरा पॉइंट है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, उसे हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। तो इस रोग की खोज डॉक्टर हैरी क्लाइफेल्टर ने किया था। इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता, यानी कह सकते हैं 44 प्लस XXY, यानी एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति में कुछ लक्षण स्त्री वाले व कुछ लक्षण पुरुष वाले, यानी कह सकते हैं वो किन्नर रहेंगे। ठीक है, अर्थात ये किन्नर कहलाते हैं, अर्थात ये बाचपन भी होते हैं। तो इसलिए हो गया हमारा क्लाइफेल्टर सिंड्रोम।
तो प्यारे बच्चों आज की चैप्टर यहीं तक हुआ समाप्त। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट और किसी वन शॉट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।